सभी देशवासियों को बहुत बहुत प्यार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया ये एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कि आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति आई। एक छोटा सा युद्ध जिसे हम कह सकते हैं वह भी हुआ, और इसका कारण था पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें भारत के 25 भारत के और एक नेपाल के 26 बेगुनाह सीधे साधे वो लोग मार दिए गए जो बेखौफ होकर सरकार के आश्वासन पर कश्मीर गए, और पता नहीं था कि वो वहाँ से जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ये हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश और एक सोचा समझा अपराध था। लेकिन क्या ये खाली एक अपराध है? और इस अपराध से हम क्या सबक लेंगे? इस घटना से हमें यह सबक लेना चाहिए कि भारत की न केवल बॉर्डर की सिक्योरिटी, न केवल सीमाओं की सुरक्षा, बल्कि भारत की अंदरूनी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग ने मुझे इतना व्यथित किया कि मैंने फिर खोजा कि मेरे पास ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो कि इस मसले पर कुछ ज्ञान दे सके, कोई नया मार्ग दे सके। और ऐसे मुझे भारत के एक प्रशासनिक अफसर और गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, माननीय श्री एन वोरा जी की एक पुस्तक हाथ में लगी, जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया। हालांकि उसके अलावा मैं और कई पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। तो अब तक जितनी मैंने पुस्तक पढ़ी है उसके आधार पर जो देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा, देश की न्याय व्यवस्था, इन सब से संबंधित जो भी मुझे जानकारी एन वोरा जी से प्राप्त हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी, राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे प्रमुख सिद्धांत जो इन्होंने लिखा और जिसने मेरे दिमाग को चौंकाया, एक बात इन्होंने लिखी कि अगर अपराध में रिस्क नहीं है तो ये कम रिस्क वाला, मुनाफे वाला व्यवसाय बन जाता है। मतलब कि यदि अपराध करने पे अपराधी को सजा का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, तो उसके लिए अपराध एक ऐसा व्यापार बन जाता है जिसमें मुनाफा काफ़ी है। तो यदि डर ना हो अपराधियों का, यदि अपराधियों पे रोक ना लगे, तो ये एक ऐसा व्यापार बन जाएगा अपराध जो फलेगा फूलेगा और पूरे देश में बढ़ेगा। कश्मीर की समस्या में भी हमने देखा है, अगर उसका गहराई से हम अध्ययन करते हैं। एक विद्वान हैं, उनकी पुस्तकें आप अवश्य पढ़िए। नहीं भी पढ़ सकते तो उनके आप यूट्यूब पर प्रोग्राम देख सकते हैं, डॉक्टर अभिनव पांड्या, जिन्होंने काफ़ी गहराई से कश्मीर और आतंकवाद की समस्या का अध्ययन किया है। और कहीं ना कहीं वे भी ये पाते हैं कि इसके अंदर एक व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है, एक व्यवसाय का मामला भी जुड़ा हुआ है। 1947 में जब बलूचियों को लेकर, बलूचियों को पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर में घुसाया और उन्होंने हजारों कत्लेआम किए, तो उन बलूचियों को भी ये लालच दिया गया था कि आपको मोटा पैसा मिलेगा, और पाकिस्तान ने पैसा दिया भी था। तो कहीं ना कहीं जिसे हम धर्म के नाम पे किए हुए अपराध मानते हैं, जिसे हम आतंकवाद मानते हैं, इस पूरे अपराध में व्यवसायिक रूप भी जुड़ा होता है, मुनाफा भी जुड़ा होता है। इस बात को वोरा जी समझाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे देश की जो बॉर्डर है वो 5 देशों से मिलती है। 23,000 किलोमीटर की हमारे देश की बॉर्डर है, और 1200 टापू हमारे देश के अंदर है।
हमें पता है कि हमारा देश सदियों से, 1000 वर्ष से भी पहले से विदेशी आक्रांताओं द्वारा ग्रसित रहा है। पहलगाम की घटना कोई अंतिम घटना नहीं है। इससे पहले इतनी घटनाएं आतंकवादियों द्वारा यहाँ घट चुकी है, जिसने न केवल इस देश की जनता को त्रास किया, बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था को भी बाधित किया। मुंबई में एक ही दिन में कई ट्रेनों में ब्लास्ट। मुंबई में एक ही दिन में 4 आतंकवादी आकर पूरे मुंबई के सैकड़ों लोगों को मार देते। दिल्ली में एक ही दिन में 8 ब्लास्ट। मुंबई में एक ही दिन में 13 ब्लास्ट। बिहार के पुरुलिया में हथियारों का गिराया जाना, जिसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ था। चिराग शरीफ 1995 में दरगाह में आग लगा देना। अनगिनत घटनाएं हमारे देश में आज़ादी के बाद हुई है। खाली कश्मीर में ही कुल 70,000 लोग मर चुके हैं अब तक। ये तो आतंकवाद से है पिछले 35 सालों में। उससे पहले हजारों लाखों लोग मारे गए कश्मीर में। 1947 में मार दिए गए। पाकिस्तान ने जिन कबीलियाओं या जिन जाहिलों को घुसाया और उनके द्वारा उनको पैसा दिया, एक तरफ धर्म का नाम और पैसा दिया। साथ ही हमारे देश के अंदर अपराध पनप रहा है। हमारा देश एक ट्रांजैक्टरी रूट है, एक बीच का रास्ता है जहाँ से ड्रग्स, सोना आदि स्मगल होता है। हमारे देश के अंदर एक और अपराध चलता है और वो अपराध है इकोनॉमिक अपराध, अर्थशास्त्र का, पैसे वाला अपराध, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती है। अपराध को रोकना किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, एक तो वो अपराध की तरफ जाता है। ये बात एन वोरा जी ने बताई है। इसलिए हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुधारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो पहलू जो एन वोरा जी बताते हैं, जो दो तरह के रिफॉर्म, दो तरह के सुधार की वो बात करते हैं प्रमुख। वैसे तो वो कई बात करते हैं, लेकिन जो दो प्रमुख सुधार है वो है पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार, और दूसरा है न्यायालयों का रिफॉर्म। सबसे पहले हम न्यायालयों के रिफॉर्म की बात करते हैं, न्यायालयों के सुधार की, जिसके बारे में वो बताते हैं कि भारत में अभी भी बहुत कम संख्या है जजों की। जजों के कई जो रिक्त स्थान हैं वो भरे नहीं गए हैं। न्यायालयों की कमी है, बजट की कमी है, सालों साल तक जो है ना वो न्याय नहीं मिल पाता है, मामले घसीटते रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी डेट देते हैं जज, तो 6-6 महीने की डेट दे देते हैं। क्या सोच के वो 6 महीने की डेट देते हैं? क्या एक आदमी 6-6 महीने करके अगर 10 बार भी डेट देंगे तो 6 साल तक क्या वो न्याय के लिए तरसता रहेगा, जब पता नहीं कि आज कब एक इंसान मर जाए। फिर जज बदल जाते हैं, फिर अगला जज आता है, वो फिर कितने केस पढ़ पाएगा? जब हजारों हजारों केस एक एक न्यायालय में अगर निलंबित है, तो एक जज आके क्या हजारों केस पढ़ सकता है? तो इसलिए हमारे देश में सबसे पहले सरकार को जो न्याय व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आगे एन वोरा जी बात करते हैं पुलिस की, पुलिस के सुधार की। इनमें जो प्रमुख बिंदु हैं वे हैं, एक तो ये कि पुलिस की संख्या देश में बहुत कम है। इस संख्या का आंकड़ा आप इस तरह से देख सकते हैं कि देश में प्रति 1 लाख व्यक्ति 195 पुलिस अधिकारी, अफसर, कर्मचारी मिलाकर है। वहीं अमेरिका के अंदर प्रति 1 लाख पर 35 है, अर्थात डबल है। 35 नहीं है, 340 है। प्रति लाख पर 340 अधिकारी है, और भारत में 195 जो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है। भारत में पुलिस की संख्या 2 लाख है, जबकि सैंक्शन जो पास करी हुई है, मतलब जितने होने चाहिए वो 26 लाख है। इसका मतलब 6 लाख तो रिक्त स्थान है, रिक्त पद खाली है। न केवल 6 लाख तो भरे नहीं गए, बल्कि असल में जो ज़रूरत है वो तो इनसे बहुत ज़्यादा की है। हम अमेरिका से कंपेयर तो कर रहे हैं, अमेरिका से तुलना करते वक्त हमें पॉपुलेशन, जनसंख्या भी देखनी चाहिए, और साथ भी ये देखना चाहिए कि अमेरिका और भारत में कितना फ़र्क है।
अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। 34 करोड़ जनसंख्या पे वो लोग खर्चा कितना करते हैं, उनके बजट का खर्चा, एक साल का जो उनका पुलिस पे बजट होता है वो उनके सकल घरेलू उत्पाद का 4% होता है, जो कि लगभग 32 लाख करोड़ रुपए है। जबकि भारत सिर्फ 1,34,000 करोड़, 1,43,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है। 1,43,000 करोड़ रुपया भारत खर्चा करता है 145 करोड़ लोगों पे, और अमेरिका खर्चा करता है 320 लाख के करीब, 34 लाख के करीब, 34 करोड़ लोगों पे। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, प्रति लाख जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो बहुत कम है। आगे वोरा जी बताते हैं कि भारत के अंदर जो पुलिस कर्मी है उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, जबकि जो आतंकवादी है या अपराधी है वो नवीनतम तकनीक वाले शस्त्र रखते हैं, हथियार रखते हैं। तो इसलिए पुलिस के पास न केवल हथियारों की कमी है, न केवल आधुनिक हथियारों की कमी है, बल्कि तकनीकी रूप से नवीनतम अधिकारों की भी कमी है। आपने अक्सर देखा होगा, आप कई राज्यों की पुलिस देखिए, किसी राज्य की पुलिस ऐसे गले में एक गमछा डाल के रखती है। आप कभी पुलिस के ना जूते देखिए, दिल्ली पुलिस के ही जूते देख लीजिए, वो 100 साल पुराने बाबा आदम के ज़माने के मोटे मोटे सोल और मोटे चमड़े वाले जूते। जबकि क्या पुलिस को हमें आधुनिक जगत के जूते नहीं मिलने चाहिए? ये बताइए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पुलिस के पास कम है, हेलमेट्स कम होते हैं, वाहन आने जाने के लिए वाहन कम होते हैं। आप अमेरिका की पुलिस को देखिए, उनके पास हेलीकॉप्टर है। भारत में कितनी पुलिस के पास कितने हेलीकॉप्टर है? पुलिस 13 घंटे तक, एक रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि पुलिस का वैसे तो काम 8 घंटे का होता है, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी 13 13 घंटे काम करता है। कई बार तो उसे छुट्टी भी नहीं मिलती है। और रहता कहाँ है वो? उसके लिए प्रॉपर क्वार्टर्स भी नहीं बने होते हैं। कई जगह तो एक हॉल होता है, वहीं पर सारे पुलिस कर्मचारी जो है ना वहीं सोते हैं। मतलब आदमी 13 घंटे काम कर कर आए तो उसके पास रहने के लिए एक कमरा, एक पुलिस क्वार्टर भी उसको नहीं मिला होता, जहाँ पर वो चैन से उसको एक प्राइवेट स्पेस मिले, वो रह सके। तो इतना ज़्यादा उसके मनोबल टूट जाता है। और ऊपर से उसे दुनिया जहान के गंदे से गंदे अपराधियों से ना केवल जूझना पड़ता है, बल्कि पुलिस के ऊपर डबल ड्यूटी होती है। डबल ड्यूटी ये, जिसके बारे में वोरा जी बताते हैं कि पुलिस जो है ना वो न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको तो देखती है, पुलिस इंक्वायरी जांच का मामला भी देखती है। तो एक पुलिसकर्मी जिसको आपने ढंग से शस्त्र नहीं दिए, जिस पे आपने ओवरबर्डन कर दिया, अच्छा, पुलिसकर्मियों की जो सैलरी है वो भी कम होती है, उसको आप रिलैक्स करने के लिए एक सेपरेट रूम नहीं देते हो, और ऐसे में फिर आप ये उम्मीद करते हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखे और साथ ही साथ इंक्वायरी को भी देखे। तो इसलिए वोरा जी कहते हैं कि भाई इन जो दो डिपार्टमेंट है पुलिस के, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, और जांच का, इनको सेपरेट करना चाहिए। जांच के लिए एक अलग बॉडी बननी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, व्यवस्था के लिए, कानूनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस का एक अलग विभाग, मतलब पुलिस को सेपरेट कर देना चाहिए। ये उन्होंने भी कहा। कई जो कमीशन बैठे हैं, कई सोसाइटी बनी है, कई जो रिकमेंडेशन हुई हैं, कई जो आयोग बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है। अब आते हैं, ये समझते हैं कि जो पुलिस है ना वो भारत में संविधान के अंतर्गत जो मुद्दा है पुलिस का, कि पुलिस को कौन देखेगा। पुलिस मतलब सुरक्षा। सुरक्षा किसका है? आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा तो हमारी केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है जिसमें पुलिस आती है वो है राज्य के हाथ में। तो ये सारे पुलिस जो सुधार करने हैं, इन सारे पुलिस सुधारों को करने का दायित्व राज्य के हाथ में है, और राज्य करते नहीं है। अब उनके अलग अलग
कारण होते हैं, फंडिंग कम है या वो करना नहीं चाहते। प्रति व्यक्ति भारत के अंदर सबसे कम पुलिस प्रति लाख वो है बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्रों में, और सबसे ज़्यादा है नागालैंड में। नागालैंड में 1200 है, बिहार और बंगाल में तो 100 से भी कम है। अब ये बात सोचने की है, ये जो बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्र है, ये कितने महत्वपूर्ण और कितने ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि ये क्षेत्र एक तरफ बांग्लादेश से लगते हैं, एक तरफ नेपाल से लगता है, बिहार चाइना के करीब है और बांग्लादेश के भी करीब है। वहीं बंगाल बांग्लादेश के करीब है, समुद्र की खाड़ी है, ऊपर इसके चाइना, थोड़ी दूरी पे चाइना पड़ जाता है, बॉर्डर पे पड़ता है चाइना। तो इतने सेंसिटिव एरिया के अंदर आपकी देश की सबसे कम पुलिस प्रति राज्य के हिसाब से तो वो इन क्षेत्रों में पड़ती है। और इन क्षेत्रों की, इन राज्यों की, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की और बिहार की जनसंख्या भी बहुत है, लगभग दोनों की में 16-16 करोड़ के आसपास है। यदि प्रति व्यक्ति घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से बंगाल घनत्व के हिसाब से बिहार बिहार की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, लेकिन असल में प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व देखा जाए जनसंख्या का तो वो बिहार में है। अब जो उपकरण है ना, तो ये उपकरण नए हथियार लेके आना राज्यों की जिम्मेवारी है। अपराधी और आतंकवादी है, उनके पास नवीनतम हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कई कई साल पुराने हथियार पुलिस के पास है और मात्रा भी उनकी कम है। साथ में उनकी ट्रेनिंग, पुलिस की हर 5 साल बाद ट्रेनिंग अनिवार्य है, लेकिन होती है 20 साल में एक बार। परमानेंट पुलिस स्टेशन जो होने चाहिए, ज़्यादातर पुलिस स्टेशन मेक शिफ्ट वाले हैं, कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ। परमानेंट पुलिस स्टेशन, परमानेंट चौकियाँ, वो भी कम है, वो भी ज़्यादा होने चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो जैसे मैंने कहा, दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी। पहला मैंने आपको बताया जो वोरा जी ने कही कि अगर क्राइम प्रॉफिटेबल होगा, अगर अपराध मुनाफे वाला होगा तो वो पनपेगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए कि अब जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ये बताया कि भाई जो राज्य है ना, राज्यों में पुलिस की संख्या कम है, पुलिस पे बर्डन है, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना होता है, इंक्वायरी भी संभालनी होती है, इसका सेपरेशन नहीं है। ऊपर से न्यायालयों के अंदर मुकदमे पेंडिंग है, वहाँ न्याय नहीं मिलता, पुलिस को बार बार वहाँ भी चक्कर लगाने होते हैं, एक एक इंक्वायरी कई कई सालों तक चलती है, इंक्वायरीज के रिकॉर्ड सही नहीं होते। इन सब के साथ ये कम स्ट्रेंथ, संख्या कम होने की वजह से क्या होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ये जो पुलिस है जिसको हमने कमज़ोर करके रखा हुआ है, जिसको हमने वंचित करके रखा हुआ है आधुनिक हथियारों से, आधुनिक जांच उपकरणों से, वो पुलिस असहाय हो जाती है, जिसकी संख्या भी कम है, ये भी बात है, जिसकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते। तो जब वो संख्या कम हो जाती है ऐसे मामलों में, तो केंद्र से पुलिस भेजी जाती है, जिसे हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, सीआरपीएफ। ऐसे केंद्र की लगभग 7 के आसपास ऐसे अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, जो कि मतलब अलग अलग तरह की पुलिस बल है। कोई रेलवे में, कोई बॉर्डर की है, कोई सीआईएसएफ है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से मेट्रो और एयरपोर्ट संभालते हैं। तो क्या होता है, जब भी किसी राज्य में, वोरा जी कहते हैं, जब भी किसी राज्य में, क्योंकि ये राज्यों की पुलिस असक्षम है, इसकी वजह से जब भी किसी राज्य में कानून व्यवस्था हाथ से बाहर होती है तो ये सेंटर के पास आते हैं राज्य, और सेंटर वहाँ पर अपना पुलिस बल भेजता है। मेरे को इस बारे में पक्का नहीं पता, मैंने बुक में पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी को याद आ रहा है कुछ ऐसा कि जब सेंटर भेजता है तो उनसे वो उसकी फीस भी लेता है राज्यों से, हर पुलिस कर्मी की। लेकिन मोटी बात जो वोरा जी समझाते हैं उस बात को समझिए। वो कहते हैं कि जब ये पुलिस, बाहर की पुलिस आती है ना, एक तो ये कम पीरियड के लिए आती है, दूसरा ये जो पुलिस आती है बाहर से, इसको स्थायी लोगों का पता नहीं होता, स्थायी जगहों का नहीं पता होता, स्थायी भाषा का नहीं पता होता,
इनको लंबे घंटे काम करना पड़ता है, साथ में इनका जो नैतिकता है या इनका जो मनोबल है, नैतिकता नहीं मनोबल जो है ना, वो टूट जाता है, क्योंकि ये इतना ट्रैवल करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। अब आप सोचिए, किसी भी क्षेत्र की जो सुरक्षा है, मान लीजिए मैं कहीं रहता हूँ, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ जहाँ रह रहा हूँ, मुझे इस क्षेत्र का पता होगा या कि बाहर से आया होगा उसे पता होगा। मैं तो, आप अपने क्षेत्र के व्यक्ति को तो देख कर भी पहचान लेते हो, तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति कैसे पहचानेगा? आप देख के पहचान जाओगे, हाँ भाई ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरे क्षेत्र में नया है, ये ऐसी हरकत कर रहा है, तो नया है पुराना है। तो अगर लोकल पुलिस नहीं होगी, उसकी संख्या पर्याप्त नहीं होगी और बाहर से आप बुलाओगे, तो हो सकता है बाहर से जो बल बुलाया जाएगा वो सिर्फ एक फोर्स का काम करेगा, कि भाई डंडे चला दिए, जहाँ पर गन की जरूरत रही गन चला दी, और उस समय जो कोई ज़्यादा हिंसक स्थिति हो तो उसको आपने नियंत्रित कर दिया। लेकिन इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, वो तो चली जाएगी, कंपनी बटालियन चली जाएगी, उनकी जो फोर्स है। फिर लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो आप कैसे करोगे? जैसे मुंबई में हुआ, मुंबई कश्मीर जैसा नहीं था कि वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी लगी हो। अगर इतनी लाखों सिक्योरिटी लगकर कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाते हैं, तो मुंबई में तो हो गए थे जबकि वहाँ सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो वो जो सिक्योरिटी थी, भारी सिक्योरिटी नहीं थी, पैरामिलिट्री नहीं लगी थी, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी थी? वो सिक्योरिटी जो वहाँ की लोकल सिक्योरिटी है। आपको याद होगा जब मुंबई में ताजमहल होटल पे, ताज होटल पे अटैक हुआ 26/11 का, उसके बाद बहुत लंबा टाइम लग गया था जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो फोर्स है, उसकी क्लियरेंस होगी और कई चीज़ें होगी। क्या मुंबई जैसा राज्य है, मुंबई के पॉलिटिशियंस, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, बल्कि हमारे देश के हर पॉलिटिशियन इतने पैसे में होते हैं, हम बहुत मोटी मोटी सैलरी, हमने देखा है कि कितना पैसा हमारे यहाँ पे रिश्वत में भी दिया जाता है। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करके वो पैसा अगर अपने देश की सुरक्षा के अंदर लगाएं, अपने देश की पुलिस को और एडवांस करने में लगाएं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम पैसे उठा के, हमारे पैसे चंद हाथों के अंदर वहाँ चले जाए जहाँ से आम लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। तो ये जो मुद्दा है ना, ये मुझे लगा कि जो वोरा जी बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि राज्यों को बजाय इसके कि अपनी पुलिस को सक्षम बनाए, आधुनिक बनाए, उनकी संख्या बढ़ाए, ये राज्य जब इनको ऐसा करने के लिए केंद्र बोलती है तो ये चले जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाके हाथ खड़े कर देते हैं, कह देते हैं कि भैया संविधान के अंदर तो राज्यों के पास ही ये शक्ति है कि राज्य ही जो है ना आंतरिक सुरक्षा देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में केंद्र सरकार को कोई अमेंडमेंट करके एक नया एक्ट लेके आना चाहिए, जिसमें आंतरिक सुरक्षा यानी पुलिस भी सीधा केंद्र के हाथ में हो। अब हो सकता है राज्य बोले कि इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वोरा जी समझाते हैं कि भाई पुलिस की एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि पुलिस की जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वो खतरे में रहती है। आपने देखा भी होगा कि भारत में ऐसे बहुत से पुलिसकर्मी हैं जिनका एक एक दिन में कई कई बार ट्रांसफ़र हुआ है, ऑफिसर्स हैं। तो ये भारत के अंदर ही बैठी हुई जो जांच आयोग की कमेटियां रिकमेंडेशन वाली, उन्होंने कहा है कि भाई 2-3 साल तो एक ऑफिसर, अगर उसकी रिटायरमेंट, जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होती, या 2 साल या 3 साल वो अपनी पोस्ट पे रहे। तो इसलिए पुलिस की ऑटोनॉमी पे ही कानून बनाने की ज़रूरत है। एक तो पुलिस को जांच एजेंसी से अलग करना, दूसरा पुलिस की ऑटोनॉमी को खड़ा करना, जिससे कि पुलिस के ऊपर मिनिस्ट्रों का बर्डन ना हो। मैं माननीय श्री लेफ्टिनेंट जनरल जैकब जो थे उनका पुस्तक पढ़ रहा था, तो वो गोवा के गवर्नर भी रहे, पंजाब के गवर्नर भी रहे। तो बताते हैं कि उनकी नियुक्ति बीजेपी के टाइम पे हुई थी, तो बीजेपी का एक नेता आया उनके पास, और मैं खाली बीजेपी की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा, ये तो उन्होंने बताया है, लिखित है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, तो वो नेता आके उनके साथ बदतमीजी करने लगा, बुली करने लगा, उनसे ऐसी बातें मंगवाने मनवाने की बात करने लगा जो कि वो नहीं करना चाहते थे।
और इसके लिए उसने दिल्ली के अंदर नेताओं से, जो आला अधिकारी थे, उनसे भी बात करी, बीजेपी के, उनका भी दबाव की कोशिश करी, लेकिन जैकब सर नहीं माने, क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो अपनी बात कर सकता है। ऐसे पुलिस के पास भी ये पावर होनी चाहिए कि अगर उसको जो डिसीजन लेना है वो उसको लेना है। जैसे अभी हमने देखा अभी मोदी जी ने कहा कि भाई मैंने आर्मी को खुली छूट दे दी, जो करना है करो। तो ऐसी खुली छूट पुलिस के पास भी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पुलिस खराब हो जाएगी या ज़्यादा करप्शन होगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, वो है जुडिशरी। पुलिस कोई भी काम ऐसा नहीं करती जो कि कानून के बाहर का हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो तो रिश्वत लेते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। वो तो हर एक किसी पे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वो इल्ज़ाम किसी मंत्री पे भी लग सकता है, किसी जज पे भी लग सकता है, किसी अधिकारी पे भी लग सकता है। वो तो बेकार की बात है। मेन बात यह है, पुलिस हर काम एक कानून के हिसाब से करती है। अगर उसको हम ऑटोनॉमी देंगे, स्वायत्ता देंगे, ज़्यादा अधिकार बढ़ाएंगे, उसको डर नहीं होगा एक अधिकारी को कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ इसमें चीफ मिनिस्टर की दखल नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे जाएगी। अगर पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी और अगर ये केंद्र के हाथ में आएगा, और अगर पुलिस किसी कार्य को करने में असक्षम होगी, और तो वो लिखित रूप में देगी कि तो पता लगेगा गलती पुलिस की है, कमी पुलिस की है या केंद्र की है। अभी ना तो केंद्र की हम गलती कह सकते, क्योंकि मामला राज्य के हाथ में है। राज्य के हाथ में है तो नेता आते हैं, नेता बदल जाते हैं और वो अपने हिसाब से पुलिस चलाते हैं। दूसरा नेता कहते हैं हम तो इतना ही कर सकते हैं, हमारा इतना ही बजट है, हमारा तो पहले से कम बजट है। तो ये चीज़ मुझे लगता है होनी चाहिए कि केंद्र के हाथ में सारी, क्योंकि अब जो सुरक्षा का मामला है ना, ये पुलिस के हाथ में केवल आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, ये आगे बढ़ गया है। हालांकि इसके लिए हम एक और पुलिस फोर्स बना सकते हैं, वो भी वोरा जी कह रहे हैं, जैसे अमेरिका में बनी है टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी पुलिस फोर्स हो जो पूरे देश के अंदर काम करे। तो अब देखिए हर चीज़ का ना विकास हुआ है, आप समझ रहे हैं। आप आज देख रहे हैं मोबाइल पे, मोबाइल से पहले क्या आया, क्लाइडोस्कोप क्या बोलते हैं उसे, वो आया, सिनेमा का पर्दा आया, वीडियो आया, है ना। आज मोबाइल पे आप देख रहे हैं विभाजन हो रहा है चीज़ों का। पुलिस का भी ऐसे विभाजन की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की एक पुलिस, आतंकवाद की एक सेंट्रल पुलिस हो, आतंकवाद की पुलिस हो, एक पुलिस हो जो कि खाली जो अपराध होते हैं, इकोनॉमिक अपराध, देखिए इकोनॉमिक अपराध जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक अपराध होते हैं, हम देख रहे हैं देश में इतने सारे बैंक डूब रहे हैं, इसका मतलब जो लोगों का पैसा उठा के किसी पूंजीपति को दे दिया जाता है और सारा पैसा डूब जाता है। फिर सरकारी बैंक आता है जिसमें दूसरे लोगों का पैसा है, वो आके उस बैंक को बचाता है। मतलब लोगों के पैसा लेके तो कोई और भाग गया, जो गया वो तो गया। तो ये जो आपराधिक क्राइम है ना, हर बैंक की जांच हो, हर व्यापारी के खातों की अच्छी जांच हो, उसके ऊपर भी एक पुलिस बननी चाहिए, क्योंकि देश को इकोनॉमिक रूप से भी तोड़ना का एक प्रयत्न रहता है। जैसा हमें पता है कि नोटबंदी हुई, उसका भी एक कारण था कि पाकिस्तान से छपके नोट भारत में आ रहे थे। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म पे, आतंकवाद पे लगाम लगेगी। इससे कुछ समय के लिए लगी, फिर वही दोबारा हो गया, क्योंकि नोट तो फिर छप सकते हैं, नया नोट हो तो छप फिर छप जाएगा। लेकिन फिर भी एक पुलिस ऐसी होनी चाहिए। तो एक ही पुलिस पे अब सोचिए, इतने सारे बर्डन हमने पुलिस पे डाल दिए, हम उसका बजट नहीं बढ़ा रहे, हम उसका नंबर नहीं बढ़ा रहे, हम उसे ढंग के शस्त्र नहीं दे रहे, हम ढंग के कपड़े नहीं दे रहे, ढंग के यातायात के साधन नहीं दे रहे, आधुनिक यातायात के साधन नहीं दे रहे, और फिर हम कह रहे हैं भैया पुलिस ख़राब है, पुलिस करप्ट है, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, सिक्योरिटी सही नहीं है, भाई ये सिक्योरिटी है क्या? ये सिक्योरिटी है कि आपको ये सुधार पुलिस के लागू करने हैं, जो कि आप कर नहीं रहे, केंद्र नहीं कर रहा। केंद्र कैसे करेगा? क्योंकि जो पार्टी केंद्र में बैठी होती है उसी पार्टी की कई राज्यों में सरकारें होती है। तो अगर उसने उन राज्यों से जिम्मेवारी ले ली केंद्र ने, तो जब जिम्मेवारी पूरी उस पर आ गई, तो जो भी कुछ गड़बड़ होगी, अब वो राज्य, अब किसी मान लीजिए विपक्ष राज्य में बैठा है, तब तो वो उस पर उंगली उठा देता है, बाद में वो उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, देखिए राजनीति अपनी जगह है, सत्ता है बदलती रहती है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए और राष्ट्र के लिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
और इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने देखा कि किस तरह से घटनाएं हो रही है। पुलिस सिक्योरिटी के अंदर 3 लड़के आके, एक वो उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, 3 लड़कों ने आके पुलिस सिक्योरिटी में, एक जिन पे केस चल रहा है, उनको मार दिया। अब वो अपराधी थे नहीं थे, अच्छे बुरे, तो अलग बात है। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कि पुलिस के बीच में आके आप मार रहे हो। पहलगाम में तो हम कहते हैं सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ तो सिक्योरिटी थी उत्तर प्रदेश में, तब आके लड़कों ने मार दिया। कई कोर्ट है ऐसे जहाँ पर कई बार गोलियां चल चुकी है। एक ऐसी पुलिस होनी चाहिए जो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखे कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब ये सारा काम आपने पुलिस के 1 या 2 डिपार्टमेंट पे डाल दिया तो सिक्योरिटी देश की और लोगों की होना बहुत मुश्किल है। तो आप ये किताब पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। और भी चीज़ें पढ़िएगा। ये किताब है सेफगार्डिंग इंडिया एसेस ऑन गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी बाय एनएन वोरा, हार्पर एंड कॉलिंस की है, ये आप ले सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। और हमारे पास तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें हैं, जाति की समस्याओं की हैं, बौद्ध धर्म के ऊपर है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8527533051, 8851188170, 8447913116। ये एक लास्ट वाला व्हाट्सएप नंबर है। बाकी पे व्हाट्सएप भी है, कॉल भी कर सकते हैं। बेटर होगी कॉल करें। किताबें हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं nspmart.com, nspmart.com। तो मैं निखिल सबलानिया ये खास कार्यक्रम देश की सुरक्षा और उसके सुधार के ऊपर प्रस्तुत कर रहा था, माननीय एनएन वोरा जी की पुस्तक से। ये पुस्तक आप लेके रखिए, पढ़िए, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़िए। और सरकार से ये बात करिए कि अब जैसे पहलगाम हुआ, हम युद्ध की स्थिति तक गए, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या करें। कश्मीर की खास बात यह है, तो कश्मीर के अंदर ऐसे ही जो बाहर की जो फोर्स है वो ज़्यादा है, केंद्र की फोर्स ज़्यादा है, लोकल फोर्सेस कम है। और मेन समस्या ये है कि उनको आधुनिक करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने भी हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी है वो तो अपने दिलो जान से काम करते हैं, हम उनको तो नहीं कह सकते। कई कई घंटे उनको बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।